हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट कॉम में। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोनों प्रकार के सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, लघु और दीर्घ। देखिए, आप लोगों की ऑब्जेक्टिव की तैयारी बहुत अच्छी खासी चल रही है, क्योंकि लाइव क्लास के दौरान आप लोग जो क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते हैं तो इससे हम लोगों को पता चल जाता है कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, तो कुछ ही दिन बचे हुए हैं, कुछ ही दिन में आप बेस्ट प्रिपरेशन करें, यानी जो तैयारी है अच्छी तरह से करें और कम समय में आप लोगों को बेटर प्रिपरेशन जो करनी है वो आपको ये है कि सभी क्वेश्चन को आप लोगों को कवर करना है, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। ठीक है, तो इस क्लास के अंतर्गत जो हम लोग जो कवर करेंगे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे, ज्योग्राफी यानी भूगोल के। ये सभी क्वेश्चन आपका गेस किया गया क्वेश्चन है, यानी काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ तो आपको एक तरह से डायरेक्टली याद नहीं होगा, लेकिन ये चीज पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार लिखना है, किस प्रकार आंसर देना है। ठीक है, देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिर्फ कॉपी भरना नहीं होता है, कॉपी भरने से सिर्फ नंबर नहीं मिलता है, आपको कैसे लिखना है, राइटिंग स्किल कैसी है, यानी टॉपिक को कैसे लिखना है, ये सारा चीज इससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ सभी क्वेश्चन का आंसर को ध्यान से देखते हैं और मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, अगर मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको 100% जो है याद तो नहीं होगा, कम से कम 70% तो याद यहाँ हो ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम रखे हैं, सिंपल और आसान क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। ठीक है, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी जो है इसको आपको परिभाषित करने के लिए कह रहा है। तो हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि मानव भूगोल एक भूगोल का ऐसा ब्रांच है जिसमें मानव की उत्पत्ति से लेकर, यानी जब मानव की उत्पत्ति हुई है उस समय से लेकर अभी तक, यानी वर्तमान तक, इसका पारिस्थितिकी तंत्र यानी जमीन के साथ, पृथ्वी के साथ, वातावरण के साथ कैसा इसका संबंध रहा है, इसी का आज हम लोग क्या करेंगे, विस्तारित जो अध्ययन करते हैं वो आपका क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। ठीक है, ये अपने भाषा में आप लोग लिख सकते हैं, जस्ट मैंने जो बोला तो उसको आपको उसको ट्रांसलेट कर देना है, अच्छी तरह से लिख देना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, यानी भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों, व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, वही क्या कहलाता है, आपका मानव भूगोल कहलाता है। ठीक है, लेकिन आपको मानव भूगोल की तो परिभाषा आप देंगे, लेकिन यहाँ अगर किसी के अनुसार, यानी किसी बड़े ज्योग्राफर यानी भूगोलवेत्ता के अनुसार जो कही गई बात है, यानी उनके अनुसार जो परिभाषा दी गई है, वो परिभाषा अगर आप सुंदर अक्षर लाइन में अगर कलर के यानी ब्लैक पेन से लिख देते हैं तो आपको और ज्यादा नंबर मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ फ्रेडरिक रेडजेल जो दिए हैं मानव भूगोल की परिभाषा, तो उनके अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये भी अगर लिख देंगे तो 110% गारंटी है कि आपका एक नंबर भी वहां नहीं चटेगा। जो बच्चा सिर्फ मानव भूगोल का परिभाषा सिंपल लिख के चले जाएगा तो उनका थोड़ा सा नंबर कम मिलने के चांस होंगे, यानी 1-2 नंबर उनके छटने के चांस होंगे। लेकिन अगर इनका परिभाषा अगर लिख देते हैं आपका, तो एक नंबर भी वहां छटने का चांस आपका नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों को दिमाग लगा के आंसर देना है, यानी थोड़ा सा आप लोग जो भी आइडिया आता है, बेस्ट से बेस्ट आइडिया, इससे भी अगर अच्छा आइडिया आता है आपके माइंड में तो इससे आपको ज्यादा बेटर करके लिखना है, ये नहीं कि यही आपको कॉपी हूबहू करना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया है कि मानव भूगोल के उप क्षेत्रों के बारे में लिखें, या फिर मानव भूगोल के उप क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। शॉर्ट में आपका क्वेश्चन आया तो मानव भूगोल के उप क्षेत्र के अंतर्गत जो आप लोग पढ़े हैं, सैन्य भूगोल हो जाएगा, जो आपके मानव भूगोल के उप क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, सांस्कृतिक भूगोल है, मानव भूगोल के उप क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, लिंग भूगोल, चिकित्सा भूगोल, सामाजिक भूगोल, ठीक है, उसके बाद निर्वाचन भूगोल, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ये सब क्या है, मानव भूगोल का उपक्षेत्र है, यानी सब ब्रांच है। ठीक है, और इसके अंतर्गत भूगोल के बड़े बड़े चैप्टर, बड़े बड़े जो टॉपिक हैं, वो सारे चीज का एनालिसिस करके अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण करके अध्ययन किया जाता है। ये नहीं कि मतलब सिर्फ एक तरह से थ्योरेटिकल रट लिया जाता है, ऐसा नहीं। सारा चीज क्या होता है, विश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है, तभी बाद में क्या हो जाता है, बाद में अध्ययन उसका किया जाता है अच्छी तरह से। ठीक है, तो मानव भूगोल के उपक्षेत्र के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो इस प्रकार आपको आंसर अंडरलाइन करना है कि मानव भूगोल के उपक्षेत्र निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आपको मानव भूगोल के उपक्षेत्र के बारे में दो लाइन लिखनी है, उसके बाद मानव भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन से हैं उसको आपको अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसको आप आराम से डील कर सकते हैं, आराम से इसको डील कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। ठीक है, जनसंख्या का वितरण आप समझते हैं कि जनसंख्या हर जगह समान रूप से वितरित नहीं है। ठीक है, क्यों वितरित नहीं है, इसको कुछ प्रभावित करने वाले कारक हैं, कुछ कारण हैं, तो उसको आपको एक तरह से उल्लेख करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोगों को उल्लेख करना है। तो जनसंख्या वितरण को, यानी जनसंख्या जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इसको प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक निम्नलिखित है। लेकिन आपको यहाँ जो है 3 पूछा गया है, अगर 3 पूछा गया है तो 3 ही लिखना है, 4 नहीं लिखना है। 4 अगर लिखेंगे तो आपको ये नहीं कि नंबर ज्यादा मिलेगा, ठीक है, और भी नंबर कम एक तरह से
छटने के चांसेस तो नहीं है, लेकिन आपको उतना ही मिलेगा जितना कहा जा रहा है उतना ही करना है, लेकिन जितना कहा जा रहा है उतना करना है, उतना लिखना है, लेकिन वो उसी में बेटर करना है। जितना लिमिट है, लिमिट के अंदर ही आपको बेटर लिखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो कारक होगा, यानी सबसे पहला जो कारण होगा स्थलाकृति। स्थलाकृति का मतलब क्या होता है? स्थल की आकृति। ठीक है, यानी स्थल की आकृति जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। पर्वतीय, पठार तथा उबड़ खाबड़ प्रदेशों में लोग कम निवास करते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में लोगों का निवास अधिक होता है। क्यों? आप लोग जानते हैं कि पर्वतीय पठार जो है वो मैदानी क्षेत्र है, वहां नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पठार होते हैं, जंगल होते हैं, तो वहां कृषि कार्य नहीं किए जाएंगे। कृषि कार्य जब नहीं होगी तो वहां लोगों का जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि खाद्य पदार्थ चाहिए खाने के लिए। ठीक है, तो वहां एक तरह से लोगों को बसना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, पेयजल का उपलब्धि नहीं हो पाता है। ठीक है, ये आपका पर्वतीय पठार में जनसंख्या कम होने का कारण है। ठीक है, अब देखिए स्थलाकृति की अगर बात की जाए तो ये मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक होता है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में जो है खेती अच्छी तरह से होती है, चावल की खेती अच्छे पैमाने पर किया जाता है, पेयजल की उपलब्धि आसानी से हो जाती है। ठीक है, तो जिसके कारण स्थलाकृति जो है ये आपके जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे बड़ा कारक है। अगर बहुत सारे कारक आपको दे दें तो सबसे टॉप जो कारक है, सबसे बेस्ट है, यानी सबसे ज्यादा अगर प्रभावित करता है जनसंख्या वितरण को, वो स्थल की आकृति यानी शेप कैसा है, पहाड़ है, पठार है, खावा एक तरह से, या फिर उबड़ खाबड़ है, ये सारा चीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर है कि जलवायु। जलवायु कहने का मतलब ये कि कहाँ की मौसम कैसी है, कहाँ गर्म है, कहाँ ठंडी है। ठीक है, ये सारा चीज जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करेगा। जलवायु कहने का मतलब ये हुआ कि जिस क्षेत्र की जलवायु अत्यधिक गर्म या ठंडा होती है वहां कम जनसंख्या निवास करती है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए, राजस्थान के क्षेत्र में यानी रेगिस्तानी क्षेत्र में कम जनसंख्या निवास करती है। जम्मू कश्मीर के अगर देखा जाए, जम्मू कश्मीर का जो ठंडा प्रदेश है यानी आपका लद्दाख देखी जाए, काफी ज्यादा ठंडा होता है, तो वहां भी जनसंख्या कम निवास करती है, क्योंकि यहाँ की जलवायु जो है रहने के अनुकूल नहीं है। ठीक है, यानी बसने के अनुकूल नहीं है, जिसके कारण कम जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, इसके विपरीत अगर देखी जाए तो मानसूनी प्रदेश तथा शीतोष्ण क्षेत्रों में अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि मानसूनी प्रदेश का आप खूबी जानते हैं कि मानसूनी प्रदेश में क्या होता है कि चावल की खेती अच्छे पैमाने पर की जाती है, लोगों का भरण पोषण अच्छा तरह से होता है। ठीक है, उसके बाद शीतोष्ण। ठीक है, शीतोष्ण का मतलब होगा कि ज्यादा शीत जो उष्ण। ठीक है, शीत भी है मतलब उष्ण भी है, मतलब ठंडा भी है और गर्म भी है, तो दोनों को मिलाकर के क्या बोला जाता है? शीतोष्ण बोला जाता है। ठीक है, तो ठंडा और गर्म यानी नॉर्मल जो जहाँ का टेम्परेचर, नॉर्मल जहाँ का मौसम रहता है, तो वहां तो लोग आराम से रहेंगे। ठीक है, तो वहां जनसंख्या ज्यादा बसना पसंद करती है, किसके बनिस्बत, किसके कंपेरिजन में? जहां ठंडा या गर्म ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये दूसरा कारक है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, या फिर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये जो आपका दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट कारक है। ठीक है, अब चलिए हम लोगों को तीन कारक का उल्लेख करने के लिए कहा था, तो तीन कारक में से एक तरह से तीसरा जो कारक है वो आपका हो जाएगा मृदा की उर्वरक शक्ति। ठीक है, मृदा की उर्वरक शक्ति, इसके अंदर आप बहुत सारी चीज भी लिख सकते हैं, आपका नियोजन प्लान भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर सरकार की तरफ से जो भी मतलब बांध वगैरह बनाए जाते हैं या फिर जो भी प्रोजेक्ट वगैरह लाए जाते हैं, इसको भी आप मेंशन यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो मृदा की उर्वरक शक्ति, जनसंख्या के वितरण पर मृदा की उर्वरक शक्ति, उर्वरक क्षमता का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में जैसे कि नदी घाटियों के क्षेत्र में लोग अधिक बसते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में खाद डालने तथा फसलें अधिक पैदा होती है। ठीक है, खाद कम डालना पड़ता है। ठीक है, और फसल जो होता है काफी ज्यादा पैदा होता है, काफी ज्यादा उगते हैं। मृदा जो जहां ज्यादा होगा, मृदा की उर्वरक शक्ति जहां ज्यादा होगी, उस क्षेत्र में फसल भी अच्छे होंगे, तो फसल का पैदावार अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा वहां जनसंख्या बसना पसंद करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा था कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले तीन कारकों के उल्लेख करें। कितना कारण? तीन कारक का उल्लेख करने के लिए कह रहा था, तो हम लोगों ने तीन कारक को उल्लेख कर दिया। अगर इससे पहले आपको क्या करना है कि जनसंख्या का थोड़ा सा शॉर्ट लिखना है, जनसंख्या क्या है नहीं है इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट नोट कर देंगे, 2 लाइन लिख देंगे, तो और भी आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों? यानी विश्व में कई जगह ऐसा है जहां जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, विरल जनसंख्या और सघन जनसंख्या। ठीक है, सघन जनसंख्या कहने का मतलब ये हुआ कि जनसंख्या घनत्व उच्च है, और विरल जनसंख्या कहने का मतलब ये हुआ कि वहां की जनसंख्या घनत्व निम्न है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व पहले 2 लाइन आप जनसंख्या घनत्व के बारे में लिखेंगे, उसके बाद मेन जो क्वेश्चन कह रहा है उसका आंसर को आप लोगों को अंडरलाइन करना है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व आप लोग जानते हैं कि टोटल जनसंख्या बटे टोटल एरिया, एरिया को जो लेना है हमेशा किलोमीटर स्क्वायर में लेनी है, तभी वहां क्या होगा जनसंख्या घनत्व निकाला जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको क्वेश्चन था
कि जनसंख्या घनत्व कई क्षेत्र में अधिक है, मतलब उच्च जनसंख्या घनत्व है, ऐसा क्यों, कारण आपको पूछा गया। तो विश्व के उच्च जनघनत्व वाले क्षेत्र, ठीक है, उच्च जनघनत्व वाले क्षेत्र के अंतर्गत देखते हैं तो सबसे पहला जो क्षेत्र है मानसून एशिया की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके क्षेत्र के अंतर्गत जो आएंगे चीन, भारत, बांग्लादेश, जापान, सिंगापुर, इंडोनेशिया, जावा, जावा का जो मुख्य द्वीप है, ये सब क्या है, मानसून से रिफ्लेक्टेड एशिया है, इफेक्टेड एरिया है, जो एशिया के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, मानसून एशिया नाम पड़ गया, ठीक है। तो ये सब क्षेत्र में जो है जनसंख्या का घनत्व उच्चतम है, यानी जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है, और यहाँ जो है मानसून का इफेक्ट भी पड़ता है। चावल की खेती भी बहुत अच्छी तरह से होती है। मेन जो है ना, चावल जो है जीवन निर्वाह कृषि के नाम से जाना जाता है चावल को, इसलिए चावल को जीवन निर्वाह नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि सभी जनसंख्या लगभग विश्व की चावल पर निर्भर है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्षेत्र अगर हम पॉइंट नोट करें कि दक्षिण पश्चिमी यूरोप के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी यूरोप इस क्षेत्र के अंतर्गत फ्रांस हो जाएगा, यूके, नीदरलैंड, बेल्जियम, हॉलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, ये सब कंट्री जो है दक्षिण पश्चिमी यूरोप के अंतर्गत आएंगे, जो उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं, ठीक है। ये सब आप एग्जांपल लिख सकते हैं, मानसून एशिया और दक्षिण पश्चिम यूरोप के बारे में आप लोग अंडरलाइन करनी है। अब देखिए तीसरा पॉइंट हमको ये करा कि यूएसए का मध्य पूर्वी भाग, यानी यूनाइटेड स्टेट्स संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो उसका जो मध्य पूर्वी भाग है वहां भी जनसंख्या घनत्व उच्च है, ठीक है। उपरोक्त क्षेत्रों में, ठीक है, ये तीनों क्षेत्र की बात कर ली हमने, ठीक है। उपरोक्त क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व होने का कारण, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, जनसंख्या घनत्व उच्च मतलब जनसंख्या उच्च घनत्व वाले क्षेत्र, तीन क्षेत्र आपको एबीसी पॉइंट करके आपको नोट आउट करना है। अब देखिए कारण आपको बताना है, ठीक है। उपरोक्त क्षेत्रों में जन घनत्व या फिर जनसंख्या घनत्व उच्च होने का कारण, सबसे पहला आपका कारण अंडरलाइन करनी है। पूर्वी तथा दक्षिण एशिया में जनघनत्व अधिक होने का मुख्य कारण मिट्टी की अर्थात मृदा शक्ति, उर्वरक शक्ति यानी सिंचाई के लिए उपयुक्त वर्षा, ये सब है, जिसके कारण जहां यहाँ गहन कृषि यानी व्यापारिक कृषि बोल सकते हैं, गहन कृषि बोल सकते हैं, जीवन निर्वाह कृषि बोल सकते हैं, ठीक है। गहन कृषि व्यापक पैमाने पर की जाती है, ठीक है। इंडोनेशिया की जो जावा द्वीप है में भी जनसंख्या अधिक होने का कारण यही है, क्योंकि यहाँ भी क्या कहता है, मानसून का इफेक्ट काफी ज्यादा होता है और ज्यादा से ज्यादा लोग रह रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है खेती कर रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक है। यूरोप तथा यूएसए में जनसंख्या घनत्व अधिक होने का कारण तीव्र औद्योगिकरण और नगरीकरण है, ठीक है। यूरोप और यूएसए की अगर बात की जाए तो वहां तो मानसून का इफेक्ट इतना है नहीं, लेकिन वहां जनसंख्या इतना ज्यादा क्यों है, जनसंख्या घनत्व इतना ज्यादा क्यों है, कारण यह है कि वहां औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन यानी नगरीकरण ज्यादा हो रही है, जिसके कारण यूरोप में भी और यानी यूएसए के मध्य भाग में भी जनसंख्या घनत्व उच्च है, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि विश्व में उच्च जनघनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों, इसको आपको अंडरलाइन करना था, ठीक है। मैंने आप लोगों को अंडरलाइन कर दिया। देखिए क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को इफेक्टिव रूप से लिखना है, क्वेश्चन ये नहीं करना है जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को आंसर भरेंगे तो उस टाइम ये याद रखेंगे कि सिर्फ मेरा पैराग्राफ फुल ना हो, मेरा पैराग्राफ सुंदर दिखे, मेरा टॉपिक बने, टॉपिक बाय टॉपिक हम चलें, ठीक है। यानी कोई भी कॉपी चेक करे तो उनको समझ में आ जाए कि किस टॉपिक के बाद क्या लिखा है, कौन सा किसके अंदर टॉपिक है, कौन सा किसके अंदर लाइन है, यह सारा चीज उनको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम स्क्रीन पर आपके रखे हैं, पूछा गया है कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, इसको आपको डिफाइन करने के लिए कह रहा है, ठीक है। जनसंख्या संगठन यानी पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात की जा रही है, ठीक है। तो जनसंख्या संगठन जनसंख्या की उन विशेषताओं को दर्शाती है जिनकी माप की जा सकती है, ठीक है। जनसंख्या को लिंग, निवास स्थान, आयु, शिक्षा, जाति आदि के आधार पर वर्गीकृत करके यानी बांट करके, उसका वर्गीकरण करके, ग्रुप में बांट करके उनकी विशेषताओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जनसंख्या संगठन कहलाता है, ठीक है। पॉपुलेशन कंपोजिशन जो है एक प्रकार का एक तरह से ऐसा फैक्टर है जिसमें हम लोग जनसंख्या को वर्गीकृत करते हैं, किसके आधार पर, लिंग के आधार पर, निवास के आधार पर, स्थान के आधार पर, आयु के आधार पर, शिक्षा के आधार पर। अगर लिंग के आधार पर अगर हम जनसंख्या को वर्गीकृत करेंगे तो पुरुष और क्या मिलेगा, पुरुष मिलेंगे, स्त्री मिलेंगे, उसके बाद उभयलिंगी वाले मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हो जाएंगे निवास के आधार पर अगर हम जनसंख्या को वर्गीकृत करते हैं, ग्रामीण मिलेगा, नगरीय जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या मिलेगा। स्थान के आधार पर अगर हम एक तरह से निरूपित करते हैं तो राज्य में रहने वाली जनसंख्या, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या, शहर में रहने वाले जनसंख्या, नगर में रहने वाले जनसंख्या, ठीक है, ये सब मिलेगा। आयु के आधार पर अगर हम वर्गीकृत करेंगे तो वृद्ध जनसंख्या, उसके बाद यंग जनसंख्या, उसके बाद आश्रित जनसंख्या, अनाश्रित जनसंख्या, ठीक है। शिक्षा के आधार पर अगर हम जनसंख्या को बांटेंगे तो शिक्षा के आधार पर हम लोगों को मिलेगा साक्षर जनसंख्या, निरक्षर जनसंख्या, ठीक है। जाति के आधार पर अगर हम लोग बांटेंगे तो एक तरह से हम लोगों को मिलेगा, उसके बाद बहुत सारी जाति है इंडिया में, नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, ठीक है, किसी एक जाति का तो नाम अगर लेंगे तो बहुत सारे नाम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करते हैं कि जनसंख्या को हम लोग डिवाइड करके हम लोग विशेषता का अध्ययन कर सकते हैं। तो यही क्या कहलाता है, आपका जनसंख्या संगठन कहलाता है, ठीक है। तो फिर भी आपको यहां रुकना नहीं है,
क्वेश्चन का वेट अगर 5 मार्क्स रहेगा तो आपको 1.5 पेज कम से कम जाना, एक पेज आप फुल लिखेंगे और एक पेज प्लस आपका 1.2 यानी 1.5 पेज कम से कम आंसर होनी चाहिए 5 नंबर का क्वेश्चन में। लिखने में अगर कंजूसी करेंगे तो नंबर भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो भी नंबर देने में कंजूसी करेंगे। देखिए तो यहां जो अगला पॉइंट आप ये करना है कि जनसंख्या संगठन से प्राप्त जानकारी विकास की परियोजनाओं को सुनिश्चित करने में सहायक होती है। यानी अब पता चलिए कि जनसंख्या संगठन जो है, मान चलिए हम लोगों ने शिक्षा के आधार पर हम लोगों ने जनसंख्या का अध्ययन किया तो हम लोगों को रिपोर्ट क्या मिला, क्या हम लोगों को डेटा हासिल हुई, ये डेटा हासिल हुई कि एक तरह से जनसंख्या राज्य का 50% जनसंख्या जो है आपका साक्षर है और मतलब 60% जनसंख्या साक्षर है और 40% जनसंख्या जो वह निरक्षर है, ठीक है, यानी बच्चे जो है या फिर उनमें से जो है कितने निरक्षर है, 30% बच्चे जो है हम लोगों का स्कूल नहीं जाता है, मतलब एक तरह से शिक्षा से दूर रह रहा है, ठीक है। अगर शिक्षा के आधार पर हम लोग जनसंख्या संगठन का अध्ययन किए, ठीक है, तो हम लोगों को वहां एक तरह से विकास यानी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो परियोजना लाई जाएगी उसको फिक्स करने में, ठीक है, उसको दिशा निर्देश देने में यह एक तरह से सहायक होगा जनसंख्या संगठन। नहीं अब हम लोगों को एक तरह के क्या करना है कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर 30% जनसंख्या मतलब निरक्षर है तो उनको उन लोगों के लिए क्या क्या प्लान लाया जाए ताकि वो लोग शिक्षित हो सके, वो लोग पढ़ाई का लाभ उठा सके, शिक्षा का लाभ उठा सके, ठीक है। तो ये सब सुनिश्चित करने में हम लोगों को मदद मिलती है जनसंख्या संगठन से, ठीक है। तो जनसंख्या संगठन का योगदान होता है भावी परियोजना को सुनिश्चित करने के लिए, यानी भावी का मतलब होता है फ्यूचर, यानी फ्यूचर में जो आने वाली प्लान है, जो भी प्रोजेक्ट है सरकार की, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका मेंशन हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पूछा गया है कि भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का विवरण दें। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जब भी आएगा तो टॉपिक बाय टॉपिक अंडर करना है आपको, 1.5 पेज तक को भागना है, कम से कम 1.5 पेज भागना है। अगर 2 पेज अगर आप लिखते हैं तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में भी देखना है कि कितना पेज आपको दिया गया है, पेज आपका बचना भी नहीं चाहिए और आपके पेज आपका घटना भी नहीं चाहिए, ये भी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या करा है कि भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का विवरण दीजिए। उसका मतलब एक तरह से आपका लेखा जोखा प्रस्तुत कीजिए, कैसा है जनसंख्या, व्यावसायिक जनसंख्या, उसका आपको एक तरह से रिकॉर्ड आपको मांग रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो भारत की जनसंख्या व्यवसायिक दृष्टि से मुख्यतः कृषि सेक्टर से जुड़ा हुआ। आप लोग जानते हैं कि भारत जो है आपका कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश के रूप में जाने जाते हैं, और जीडीपी में यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू की उत्पाद की बात की जाए तो सबसे ज्यादा अगर योगदान होता है तो कृषि सेक्टर का होता है। किसका? कृषि सेक्टर का होता है, जिसके कारण भारत जो है आपका कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान के साथ साथ पुरुष प्रधान भी है, क्योंकि पुरुष का यहाँ ज्यादा चलता है। आप लोग जानते हैं कि महिलाओं की ज्यादा मतलब इतना भी आर्थिक स्थिति दयनीय है, घर में महिलाओं की इतना जिम्मेदारी होती है काम करने का सिर्फ, लेकिन किसी निर्णय में किसी सजेशन में महिलाओं को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। अभी भी हम लोग ये किसका निशानी है? ये हम लोगों का निरक्षर होने का निशानी है। साक्षर होकर के भी निरक्षर जैसा व्यवहार करना, ये क्या कहता है? महानिरक्षर का निशानी है, महानिरक्षरता का एक तरह से निशानी है। तो हम लोग अभी भी पीछे हट रहे हैं, यानी पुरुष और महिला में कभी भी भेदभाव नहीं करना। आप शिक्षित हो रहे हैं तो सबसे पहले आप ये जानिए कि आदमी क्या है, आदमी का वैल्यू को आप लोगों को समझना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करा है कि भारत की जनसंख्या कृषि सेक्टर से जुड़ी हुई है। भारत के अधिकतर जनसंख्या कृषि जनसंख्या है, ठीक है। कुल श्रमजीवी जनसंख्या का 54.6% जो है कृषक तथा कृषि मजदूर है, ठीक है, कृषक तथा कृषि मजदूर है, तथा 3.8% श्रमिक जो है घरेलू उद्योग में कार्यरत है। ये आपका परसेंटेज याद रखेंगे। अगर परसेंटेज को अगर आप लिखते हैं ना तो इसको आपको ब्लू पेन से लिखना है, ना लिख करके आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ताकि उनको दिखे, जो कॉपी चेक करे उनको दिखे। ब्लू पेन से ना लिख करके ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि कृषि व्यवसाय में महिला श्रमिकों की संख्या अधिक है। अगर आप कनाडा की बात करेंगे, पश्चिमी यूरोप की बात करेंगे, कनाडा जो आपका कंट्री है, तो वहां जो है कृषि सेक्टर में यानी महिला कम है और पुरुष ज्यादा है। लेकिन भारत में क्या है कि कृषि व्यवसाय में महिला श्रमिकों की संख्या अधिक है, तथा यहां जो होता है एक तरह से द्वितीयक यानी द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है। द्वितीयक सेक्टर और प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर, चतुर्थ सेक्टर, पंचम सेक्टर, सारा चीज मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। यानी प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम, 5 तक आपको चैप्टर बाय चैप्टर मेंशन किया गया बुक में, ठीक है। महिलाओं की संख्या अधिक है। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की संख्या व्यवसाय के द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में बढ़ा है, ठीक है। अभी जो है महिला भी मतलब तृतीयक सेक्टर में आ रही है। तृतीयक सेक्टर में क्या होगा? एक तरह से सेवा आ जाएगा, टीचर्स हो जाएंगे, शिक्षण हो जाएंगे, ठीक है, डॉक्टर, वकील, ये सब क्या है? तृतीयक सेक्टर है, ठीक है। व्यवसाय यानी द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत जो आएंगे आपका व्यापार हो जाएगा, संचार व्यापार आ जाएगा, ठीक है। किसी भी चीज को मॉडिफाई करना, प्राकृतिक वस्तु से प्राप्त हुआ, आपको क्या है? द्वितीयक सेक्टर है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे प्रांतों में कृषकों की संख्या अधिक है, जबकि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ठीक है, तमिलनाडु आपका नहीं है, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, डब्ल्यूबी यानी वेस्ट बंगाल, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश राज्यों जैसे में
जैसे राज्यों में कृषि मजदूरों की संख्या सबसे अधिक है, ठीक है, यानी कृषि मजदूरों की संख्या अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि कृषि ग्रामीण क्षेत्र से अधिकतर मजदूर शहर की ओर प्रवास कर जाते हैं। आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्र में इतना रोजगार नहीं है, इतना मतलब लोगों को आय की प्राप्ति नहीं होती, तो वो लोग काम करने के लिए, काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में शहर की ओर, नगर की ओर पलायन कर जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये भारत में जो प्रवास की सबसे फेमस धारा है वह नगर, ग्रामीण से नगर की ओर है, ठीक है, पूछा जाता है आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि शहर में व्यवसाय तथा रोजगार के अवसर अत्यधिक उपलब्ध होते हैं। भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन विभिन्न राज्यों में अलग अलग है, ठीक है। किसी भी क्षेत्र के जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन उस क्षेत्र के आर्थिक विकास, भौगोलिक विकास, नगरीकरण आदि महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। समझ गए क्या मतलब पूछा गया था कि भारत के जनसंख्या के वितरण यानी जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का विवरण दें, तो इस प्रकार का आपको मेंशन करना है, इस प्रकार आपको आंसर देना है, ठीक है। देखिए टॉपिक अगर लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप ब्लू पेन तो लेके जाएंगे, लेकिन ब्लू पेन अगर जब कोई इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे ना, जैसे कि यह परसेंटेज आप दर्शाए, तो इसको ब्लैक पेन से दर्शाना है। किससे? ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। हो सके तो ब्लैक पेन को 2 बार उसमें चला देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ परसेंटेज लिखा गया, इसको ब्लैक पेन से दर्शाना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, आप देखिए हम यहाँ अगर बताएं आपको, ब्लैक पेन आपको लिखना है कहाँ से, जैसे कि यहाँ क्या यूएसए का नाम लिया, यूरोप का नाम लिया, यहाँ भी आप ब्लैक पेन दे सकते हैं, ठीक है। अब ये जो मेन हेडलाइन लिखे हैं तो इसको आप ब्लैक पेन में लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ये जो है बाकी ब्लू पॉइंट से लिखेंगे। सारा चीज हम विस्तार से एक वीडियो में बताएंगे, ठीक है। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी भी है आपके पास टाइम, कुछ दिन बचे हुए हैं, तो अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़नी है। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, काफी सिंपल था। मेन ये क्वेश्चन जो है आपको लोगों को याद हो गया होगा अगर आप ध्यान से सुने होंगे। देखिए एग्जाम में कैसे लिखना है, कैसे आंसर देना है, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी यूनिक है, और इस वीडियोस में जो क्वेश्चन कवर किया आप लोगों ने, तो यहां से आपको लगभग क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। सेम टू सेम क्वेश्चन तो कभी नहीं पूछता है, लेकिन आपको 110% गारंटी है कि यहां से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। थोड़ा बहुत 10% 20% चेंजिंग रहता है, ठीक है, थोड़ा सा रूप अलग रहता है, लेकिन क्वेश्चन यही सब पूछा जाता है घुमा फिरा के। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जितने भी समय बचे हुए हैं, तो इसमें आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और बेस्ट रिजल्ट होगा। आप लोग रिजल्ट का टेंशन ना लें, तैयारी का टेंशन लें, ठीक है। और इनपुट क्या दे रहे हैं वो चीज देखें, आउटपुट अच्छा, अगर अच्छा निकलेगा, आउटपुट का टेंशन नहीं लेना है। हम लोग उल्टे सोच लेते हैं, हम लोग इनपुट क्या दे रहे हैं वो चीज नहीं देखते, आउटपुट क्या निकलेगा वो उसका टेंशन में मरे जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, इनपुट अच्छा दीजिए तो 110% गारंटी है कि आउटपुट भी बेटर निकलेगा, ठीक है। जैसे गेहूं की चक्की में, यानी गेहूं की चक्की में गेहूं डाला जाता है, वैसे आटा निकलता है। गेहूं अगर खराब गया तो खराब आटा निकलेगा, अगर गेहूं अच्छा गया तो अच्छा आटा निकलेगा। वैसे है कि जिस तरह से आप लोग मेहनत करेंगे तो उस तरह से रिजल्ट निकलेगा, मतलब जिस तरह से इनपुट देंगे उसी तरह से आउटपुट निकलेगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।